नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सहआचार्य इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम तृतीय वर्ष कला में इतिहास विषय के अंतर्गत पेपर फर्स्ट, उसका टॉपिक है राजस्थान में जनजाति आंदोलन भाग 2। इसके अंतर्गत अभी तक हमने बात की थी भील आंदोलन, प्रमुख भील आंदोलन, और उसमें हमने यहाँ के जो नेतृत्व करने वाले नेता थे उनके बारे में भी हमने बात की थी। इसमें गुरु गोविंद या गोविंद गिरी जी और मोतीलाल तेजावत के बारे में। आज हम उसी क्रम में अन्य चीज़ों पर भी, भील आंदोलन में ही अन्य बातों पर भी जोर दे रहे हैं। जैसा कि हमें पता है 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेज़ों से सहायक संधि की थी और उसके तहत अंग्रेज़ों को राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया था। तो अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में भीलों द्वारा किए जाने वाले रखवाली, चौकीदारी कर और बालाई या सुरक्षा कर, इन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया और इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत थोपे गए अनेक प्रतिबंधों ने भीलों को विद्रोह करने के लिए बाध्य कर दिया था। राज्य में प्रथम भील विद्रोह उदयपुर राज्य में ही हुआ और अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया और अंत में दिसंबर 1823 ईस्वी में कर्नल लुम्बे के नेतृत्व में ब्रिटिश एवं उदयपुर राज्य की संयुक्त सेना ने इस भील विद्रोह का दमन किया था। इसी समय डूंगरपुर राज्य के लिम्बारा बारू के भीलों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह का दमन किया। तो 12 मई 1825 ईस्वी में लिम्बारा बारू के भीलों ने अंग्रेज़ों से समझौता कर संधि की। इस संधि के तहत कई कर अंग्रेज़ों ने भीलों पर थोप दिए। जनवरी 1826 ईस्वी में गरासिया भील मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंदा ने अंग्रेज़ों और उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दोनों के नेतृत्व में भीलों ने पुलिस थानों पर आक्रमण कर सैकड़ों सिपाहियों को मार दिया। तो इस व्यवस्था को जैसे तैसे अंग्रेज़ों के द्वारा नियंत्रित किया गया और 1828 ईस्वी में लंबी वार्तालाप के दौरान भीलों को बोलाई कर को एकत्रित करने का अधिकार देकर इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित की गई थी। 1828 ईस्वी में ही दौलत सिंह ने आत्मसमर्पण के पश्चात ही ये विद्रोह समाप्त हो गया था। उनके विद्रोह के साथ ही, आत्मसमर्पण के साथ ही ये विद्रोह समाप्त हो गया था। 1839 और 42 में भील विद्रोह यहाँ पर हुए थे। उस समय उदयपुर के महाराणा सरदार सिंह ने 1839 ईस्वी में भीलों के बाहुल्य क्षेत्र भोमट क्षेत्र में लगान वसूल करने अपनी सेना भेजी। तो भीलों ने पुनः उस क्षेत्र में आंदोलन कर दिया था। महाराणा ने उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट रॉबिन्सन से सहायता मांगी। रॉबिन्सन ने इसे मेवाड़ का आंतरिक मामला बताकर महाराणा को सहायता नहीं दी। महाराणा सरदार सिंह ने इस भील आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सैनिक आउट्रम के कहने पर मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। अप्रैल 1841 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद के सलाह से मेवाड़ भील कोर को मान्यता प्रदान कर दी। विलियम हंटर को मेवाड़ भील कोर का कमांडर नियुक्त कर दिया और उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा को इसका मुख्यालय बनाया गया। मेवाड़ भील कोर नामक सैनिक टुकड़ी की सहायता से महाराणा सरदार सिंह ने भोमट के भील आंदोलन का दमन किया और 1857 के विद्रोह के दौरान ये जनजातीय पलटनें अंग्रेज़ों के साथ रही थी।
इसी तरह से बारापाल का भील विद्रोह, ये 19वीं शताब्दी का भयानक आंदोलन था और 1981-82 ईस्वी में हुआ था। उदयपुर राज्य व ब्रिटिश साम्राज्य ने भीलों पर मावड़ी स्थानीय महवा से निकाली गई शराब निकालने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ऋषभदेव के मंदिर, भीलों के जो उपासक देवता हैं, उनको राज्य ने सीधा अपने नियंत्रण में कर लिया था। ऋषभदेव के पुजारी खेमराज भंडारी ने भीलों को विद्रोह हेतु उकसाया। 26 मार्च 1881 ईस्वी को उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह ने मामा अमान सिंह, जो कि राज्य का प्रतिनिधि था, एवं लोनारगन अंग्रेज प्रतिनिधि, इनके नेतृत्व में विद्रोह को दबाने बारापाल गांव ये पहुँचे। 30 मार्च 1881 ईस्वी को विद्रोही भीलों एवं राज्य की सेना के मध्य युद्ध हुआ। महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने ऋषभदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से 25 अप्रैल 1881 ईस्वी को भीलों के साथ समझौता किया। 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी में भील बाहुल्य क्षेत्र अकाल से पीड़ित हुआ। इसी कारण भीलों ने लूटपाट का रास्ता अपना लिया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में आदिवासी या जनजातीय विद्रोह 1818 से प्रारंभ होकर 1900 ईस्वी तक निरंतर होते रहे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों में गोविंदगिरी के नेतृत्व में भी शक्तिशाली भील आंदोलन हुआ और इसमें गोविंदगिरी द्वारा जनजातियों में जो व्याप्त बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनको नष्ट करने के लिए भरसक प्रयास कर भीलों को अपने अधिकारों के प्रति सजग किया और इसी आंदोलन को फिर भगत आंदोलन भी कहते हैं। भगत आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु इन्होंने 1883 ईस्वी में संप सभा, जिसका अर्थ होता है आपसी एकता और भाईचारा और प्रेम भाव रखने वाला संगठन, इस संगठन की इन्होंने स्थापना की थी। गोविंदगिरी ने संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी जो गुजरात में है वहाँ पर किया था और फिर आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को प्रतिवर्ष उस मानगढ़ की पहाड़ी पर इस सभा का, संप सभा का आयोजन होने लगा था। 1908 में गोविंदगिरी को बेड़सा गांव से निकलने को बाध्य किया गया और गोविंदगिरी बेड़सा गांव, जो कि डूंगरपुर में है, छोड़कर राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात, जो समय बम्बई प्रांत में के ईडर और सूत गांव को अपनी कर्मस्थली इन्होंने बनाया था। सूंथ राज्य में रहते हुए गोविंदगिरी ने आजीविका के लिए उखरेली गांव में हाली के रूप में कार्य किया। 1911 ईस्वी में गोविंदगिरी वापस बेड़सा गांव लौट आए। बेड़सा गांव में गोविंदगिरी ने धूनी स्थापित कर इनकी रक्षा के लिए कोतवाल नियुक्त किए। कोतवाल धार्मिक मुखिया होने के साथ साथ भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे। तो गोविंदगिरी ने ही बेड़सा गांव में रहते हुए भगत पंथ की स्थापना की। गोविंदगिरी यहाँ की आदिवासी जनजातियों में इतने लोकप्रिय हो गए, इन्हें श्रद्धा से फिर वो गोविंद के नाम की जगह गुरु गोविंद के नाम से भी पुकारने लगे थे। इनके नेतृत्व में मानगढ़ सम्मेलन और हुआ था, जहाँ पर 30 अक्टूबर 1913 ईस्वी को भीलों ने एक सिपाही गुल मोहम्मद को मार डाला था। इस घटना के बाद 13 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर, वेलेजली राइफल्स व 7वीं राजपूत रेजिमेंट के सैनिकों ने मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया था। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी सेना ने मानगढ़ पहाड़ी पर उपस्थित भीलों पर आक्रमण कर दिया। 1500 भील स्त्री पुरुष शहीद हुए और इस घटना को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई। गोविंदगिरी व पुंजिया नामक व्यक्ति को बंदी बनाकर अहमदाबाद जेल भेज दिया गया। 10 वर्ष तक सजा के बाद गोविंदगिरी को रिहा कर दिया गया और इसके बाद गोविंदगिरी सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के पंचमहल जिले के जालोद नामक गांव में रहने लगे।
गोविंद गिरी व उनकी पत्नी ने अपने जीवन का शेष समय गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बिताया। यहीं पर उनकी मृत्यु के बाद अंतिम दाह संस्कार किया गया, जहाँ आज भी प्रतिवर्ष मेला भरता है। तो भील आंदोलन को इसी तरह से गति देने वाले दूसरे प्रमुख नेता मोतीलाल तेजावत थे। मोतीलाल तेजावत ये भी फलासिया, जो कि उदयपुर जिले के अंतर्गत था, फलासिया ठिकाने के कोलियारी गांव के जैन परिवार में, ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने भी बड़े होने पर झाड़ोल ठिकाने के ये कामदार बन गए थे और फिर आदिवासियों पे किए जाने वाले जातियों से दुखी होकर इन्होंने बाद में ठिकाने की नौकरी छोड़ दी थी और उनकी सेवा में जुट गए थे, आदिवासियों की सेवा में। असहयोग आंदोलन के समय 1921 में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के आसपास भीलों और गरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। तेजावत ने भीलों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से 1921 ईस्वी में मातृकुंडिया में आदिवासियों के लिए एक ही आंदोलन चलाया। एक ही आंदोलन के प्रसार के लिए तेजावत ने 1921 ईस्वी में ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को बरदाना गांव के हरिहर मंदिर में एक सभा का आयोजन किया। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के दुख दर्द और कष्टों का व्यवस्थित ब्यौरा लिखते हुए उनको दूर करने के लिए 21 सूत्री मांग पत्र तैयार करवाए, जिसे मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी। इन्हीं के नेतृत्व में नीमड़ा गांव में एक विशाल आदिवासी सम्मेलन हुआ, जहां पर 1922 ईस्वी में पुलिस ने उन्हें घेर कर उन पर गोलियां चलाई और 1200 भील शहीद हुए। ये भी घायल हुए और इनके पैर में गोली लग गई थी। भीलों ने किसी तरह से तेजावत जी को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला। तो ये नीमड़ा हत्याकांड कहलाता है, जो कि एक दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी इसको संज्ञा दी गई थी। तेजावत जी यहाँ से फरवरी 1922 ईस्वी में सिरोही राज्य में आए और सिरोही राज्य तेजावत के आंदोलन का फिर दूसरा प्रमुख केंद्र रहा। तेजावत जी ने 2000 अनुयायियों के साथ पोल गांव रुके। 7 अप्रैल 1922 को मेजर सटन के नेतृत्व में मेवाड़ भील कॉपर्स ने उन्हें घेर कर गोलियां बरसाई, जिसमें 22 लोग घटनास्थल पर ही शहीद हो गए और 29 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे सिरोही में भयंकर आंदोलन हुआ और अंग्रेजों और राज्य की सेना ने दमन का प्रयोग किया। महात्मा गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने फिर 1929 ईस्वी में ईडर राज्य के खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया और वहाँ फिर बाद में इनका 5 दिसंबर 1963 ईस्वी को निधन हो गया। भीलों ने तेजावत जी के नेतृत्व में हाकिम और हुक्म नहीं, न ही राजा न ही हुक्म, ये नारा दिया। तेजावत जी ने भीलों में जागृति लाने हेतु वनवासी संघ की स्थापना की। भील जाति तेजावत जी को अपना मसीहा मानने लगी और उन्हें फिर बाऊजी के नाम से भी पुकारती थी। तेजावत जी को मेवाड़ का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से तेजावत के नेतृत्व में भी जन जागृति आंदोलन आगे बढ़ा था। अन्य जनजातीय आंदोलनों में जैसे मीणा आंदोलन को हम लेते हैं, तो इस आंदोलन का ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो जारी की गई सुधार व्यवस्था के विरुद्ध उदयपुर रियासत के जाजपुर परगने के मीणाओं ने 1851 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था और प्रशासनिक सुधारों के नाम से मेवाड़ के महाराजा द्वारा नवनियुक्त हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह ने जनता से धन वसूली की, जिसकी प्रतिक्रिया में
मीणाओं ने भी उपद्रव का रास्ता अपना लिया था। विद्रोही मीणाओं ने न केवल राजस्व अधिकारियों और महाजनों को लूटा, बल्कि समीप स्थित अजमेर मेरवाड़ा के अंग्रेजों के प्रांतों पर भी उन्होंने धावे बोले। अंग्रेजों की शिकायत पर मेवाड़ के महाराजा ने हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह की जगह मेहता अजीत सिंह को मीणा विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया। तो उदयपुर की सेना भील पलटन, एकलिंग पलटन, एजेंट टू गवर्नर जनरल, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट तथा मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट संयुक्त रूप से सेना लेकर दिसंबर 1854 को जहाजपुर पहुंचे और 1855 ईस्वी के अंत तक मीणाओं ने इनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। कुछ समय बाद चौकीदार मीणाओं की चोरी और डकैती के लिए इनको जिम्मेदार ठहरा गया तथा किसी चोरी का माल बरामद न होने की स्थिति में उस चोरी के माल की कीमत चौकीदार मीणाओं से वसूल की जाने लगी। तो मीणे अपने ऊपर पड़े दंड की क्षतिपूर्ति चोरी और डकैतियों से ही करने लगे और इससे उनमें अपराध प्रवृत्ति ने जन्म लिया। भारत सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया। जयपुर राज्य में इस कानून के अंतर्गत जरायम पेशा मानकर हर मीणा परिवार के बालिग स्त्री पुरुष ही नहीं 12 वर्ष से बड़े बच्चों का भी पास के पुलिस के थाने में नाम दर्ज करवा दिया और रोजाना हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया। तो सरकार की इस कार्यवाही का विरोध करने हेतु उसी वर्ष कई सारे जो मीणा नेता थे उन्होंने मीणा जाति सुधार कमेटी नाम की एक संस्था की स्थापना की। परंतु कुछ वर्षों के पश्चात इस संस्था लुप्त हो गई और 1930 ईस्वी में जयपुर राज्य ने रियासत में जयराम पेशा कानून लागू किया। पुलिस ने इस कानून के अंतर्गत हाजिरी के प्रावधानों का कठोरता से पालन करना शुरू कर दिया। रियासत की इस कार्रवाई से मीणा जनजाति में असंतोष बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई और इस सभा ने जयपुर की सरकार से जयराम पेशा कानून को रद्द करने की मांग की और रियासत द्वारा इस संस्था का विघटन करवा दिया गया था। तो जयपुर रियासत के महाराजा ने तत्काल श्री झरवाल को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया और 17 मई 1945 ईस्वी को भी श्री झरवाल को मीणाओं के व्यापक विद्रोह के देखते हुए रिहा कर दिया गया। 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का उदयपुर में सम्मेलन हुआ और इसमें सर्वश्री अजय तथा लक्ष्मी नारायण झरवाल के प्रयत्नों से जयराम पेशा कानून रद्द करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। पिछड़ी जातियों के मसीहा ठक्कर बापा ने जयपुर रियासत के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल खां को पत्र लिखकर जयराम पेशा कानून रद्द करने की सलाह दी। इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप 4 मई 1946 को जयपुर रियासत की सरकार द्वारा ये कानून रद्द कर दिया गया। 3 जुलाई 1946 ईस्वी की एक घोषणा द्वारा राज्य के गैर अपराधी मीणा को जयराम पेशा कानून से मुक्ति दे दी गई। वृहद राजस्थान के निर्माण के बाद 1952 में जाकर राजस्थान की विभिन्न रियासतों के जयराम पेशा कानून रद्द किए गए और इस प्रकार 28 वर्षों के एक लंबे संघर्ष का अंत हुआ।